नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि सिर्फ 10 सालों में ब्रिटेन को कितने प्राइम मिनिस्टर मिले हैं तो जवाब क्या है? 6। और अगर अभी जो रिसेंट इवेंट हुआ है वो अगर प्रॉपर मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है तो 7th प्राइम मिनिस्टर भी यूके को देखने को मिलने जा रहा है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स आई है उनके मुताबिक जो प्रेजेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने रिजाइन क्यों किया। बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन जैसी एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी में सिर्फ एक डेकेड में इतने प्राइम मिनिस्टर क्यों बदल रहे हैं, और इसका इंपैक्ट ब्रिटेन की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और इंडिया यूके रिलेशनशिप्स पर क्या हो सकता है। आज इसी टॉपिक को डिटेल में हमें समझना है। राइट। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये कियर स्टारमर आखिर है कौन। तो कियर स्टारमर जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर और लेबर पार्टी के लीडर थे ना। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो एक लॉयर थे और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। इनफैक्ट उन्होंने ब्रिटेन के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के रूप में भी काम किया था। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस जो पोजीशन यूके में है उसके पैरेलल इंडिया में कौन सी पोजीशन है। नाउ 2020 में स्ट्रेमर जो है वो लेबर पार्टी के लीडर बनते हैं और उसके बाद 2024 के जनरल इलेक्शन में लेबर पार्टी ने हिस्टोरिक विक्ट्री जो है वो हासिल की और कंजर्वेटिव पार्टी के 14 इयर्स के रूल को एंड किया ना। स्ट्रेमर से जो है वो लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लोगों को लगा कि वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को रिवाइव करेगा, यानी कि ब्रिटेन में भी अच्छे दिन आएंगे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे और जो रेंट बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन उसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो सकी। तो अब हम देखते हैं कि क्या यही कारण है या और भी कुछ कारण है क्यों जो है वो स्ट्रेमर रिजाइन कर रहे हैं, क्यों उन्होंने रिजाइन किया। तो रेजिग्नेशन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ी, सवाल एक्चुअली ये है। नाउ अभी फिलहाल जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि स्ट्रेमर पर उनकी लेबर पार्टी के एमपीज का प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन सभी एमपीज पर उनकी कंस्टिट्यूएंसीज में उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स है उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो अकाउंटेबिलिटी है बेसिकली, है ना। जो डिफरेंट एमपीज हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भैया प्राइम मिनिस्टर पर प्रेशर डालो। तो एमपीज का प्राइम मिनिस्टर पर एमपीज का जो है वो प्रेशर था, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। राइट। और जो ये एमपीज है इनका कंसर्न ये था कि अगर स्टार्मर की लीडरशिप कंटिन्यू रहती है तो अगला जो जनरल इलेक्शन 2029 में यूके में जो होने जा रहा है उसको जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो इस समय यूके में बहुत बदनाम चल रही है। राइट। नाउ क्यों, और अपनी रेजिग्नेशन की स्पीच में स्टार्मर ने ऐसा कहा भी कि उन्होंने अपनी पार्टी की बात सुनी है और कंट्री के इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा है, दैट इज वाई वो रिजाइन कर रहे हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल जो है वो ये बात है डेमोक्रेसी की। वहां पर एक यूके में कंस्टिट्यूशनल मोनार्की है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम भी अपने देश में एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रही है लोगों की डिमांड पर। उससे पहले भी कई बार मिनिस्टर, जितने रेल दुर्घटनाएं हुई, राइट, इकोनॉमी का जो है वो बुरा हाल होता जा रहा है, कई बार रेजिग्नेशन की जो है वो डिमांड मिनिस्टर्स की उठी है इंडिया में, लेकिन किसी ने रिजाइन नहीं किया है पिछले कई सालों से। कई डेकेड से इंडिया में रेजिग्नेशन नहीं हुए हैं। लेकिन यहां पर देखिए लोगों के प्रेशर के चलते प्राइम मिनिस्टर तक को यूके में रेजिग्नेशन देना पड़ा है। दैट मीन्स डेमोक्रेसी वहां पर एक सर्टेन हद तक काम कर रही है। नाउ सो उन्होंने क्या कहा, समर ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने ये फैसला लिया है और लीडरशिप जो है वो लेबर पार्टी की लीडरशिप छोड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने किंग चार्ल्स थर्ड को भी इस डिसीजन की इंफॉर्मेशन दी है, बिकॉज ब्रिटेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली किंग को इन्फॉर्म करता है जब लीडरशिप में कोई इस तरह का मेजर चेंज होता है। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए बाकी सारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देश को रन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सिमिलरली यूके में दी मोनार्क इज द हेड ऑफ द स्टेट, वेदर इट इज किंग और क्वीन, एंड बाकी सभी जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो मोनार्क के लिए पूरे किंगडम को चला रहे हैं। नाउ स्टमर ने यह भी कहा कि जब तक नया लीडर इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है वो काम करते रहेंगे, क्योंकि नया लीडर जो है वो इलेक्ट करने का प्रोसीजर वहां पर इंडिया से थोड़ा सा अलग है। राइट। तो अब हम समझते हैं कि ब्रिटेन में नया लीडर जो है वो अब चूज किया कैसे जाएगा या पहले कैसे चूज किया गया था। राइट। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट यहां पर समझते हैं। ना ब्रिटेन में लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं। जिस पार्टी के पास हाउस ऑफ कॉमन्स, क्योंकि वहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जैसे यहां पर लोकसभा राज्यसभा है। सो हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है उस पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर रूलिंग पार्टी अपना लीडर और यहां तक तो ऑलमोस्ट सिमिलर है इंडिया के हिसाब से, लेकिन डिफरेंस जो है वो यहां पर है, बिकॉज इधर जो है वो मेंस में सवाल बन सकता है,
बोथ यूपीएससी एज वेल एज एचपीएएस के लिए मेंस में जो है वो यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम को किसी तरह कंपेयर, मतलब इनका दोनों का कंपैरिजन मतलब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। नाउ डिफरेंस क्या है कि लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं और उनमें से जो पार्टी जो है वो जीतती है, मेजोरिटी हासिल करती है, उनका लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी को अपना लीडर जो है वो उनका टर्म चलते दौरान बदलना है तो नए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सर जैसे इंडिया में सरकार जो है वो गिर जाती है, यहां पर नए इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सरकार बनी रहती है, नया पार्टी का लीडर जो है वो इलेक्ट किया जाता है और विद इन द पार्टी, और उन्हें जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। सो इसी प्रोसेस के थ्रू ब्रिटेन ने पिछले कई सालों में कई प्राइम मिनिस्टर जो है वो देखे, सरकार नहीं बदली लेकिन कई प्राइम मिनिस्टर जो है बदलते हुए देखे थ्रू दिस प्रोसेस। अब ब्रिटेन में यह सवाल उठ रहा है कि भैया रिप्लेस कौन करेगा स्टामर को। तो रिपोर्ट्स अभी जो आ रही है कि सबसे स्ट्रॉन्ग चैलेंजर है एंडी बनहाम। एंडी बनहाम पिछले पहले जो है ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे। इसके अलावा वो पहले भी लेबर पार्टी में सीनियर पोजीशन संभाल चुके हैं। अभी फिलहाल उन्होंने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता और लेबर लीडरशिप को चैलेंज करने की तैयारी बनाई है। और अब लेबर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे हमारे यहां पर डिफरेंट पार्टीज के एग्जीक्यूटिव कमिटीज है ना, सो लेबर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी लीडरशिप इलेक्शन का टाइम टेबल जो है वो डिसाइड करेगी। और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जुलाई में जो है वो नॉमिनेशंस ओपन होंगे और सितंबर तक प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से की प्लेयर्स हैं इस पूरे इवेंट में? तो सबसे पहले किंग चार्ल्स थर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश मोनार्क है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो। उनकी पॉलिटिकल पावर्स तो लिमिटेड है, लेकिन लाइक प्रेसिडेंट, जिस तरह प्रेसिडेंट को सब रिपोर्ट करते हैं, पूरा देश जो है वो प्रेसिडेंट के लिए चलाया जा रहा है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, नॉट ही, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट। सिमिलरली यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर मोनार्क को इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस की इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके अलावा एक और प्लेयर है डोनाल्ड ट्रंप जी। डोनाल्ड ट्रंप जी कैसे पीछे रह जाए ना। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, एक सोशल मीडिया आउटलेट है, उन पर, सोशल मीडिया में बेसिकली मीडिया आउटलेट है, ट्रुथ सोशल पर पहले ही वहां पर उन्होंने क्लेम कर दिया कि स्ट्रामर जो है वो रिजाइन करेंगे। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पहले से कैसे पता है? तो यूके गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टांस ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रंप को कोई पहले से अंदर की इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई है, वो केवल स्पेकुलेट कर रहे हैं और उनका तुक्का जो है वो सही बैठ गया ना। ये इंसिडेंट जो है वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेकुलेशंस और पॉलिटिकल मैसेजिंग का भी एग्जांपल है कि इस तरह के बड़े इवेंट होने से पहले जो है वो खबर लीक हो जाती है और ट्रंप जैसे लोग जो है वो ब्रैग करना पहले ही शुरू कर देते हैं। उसके अलावा है नाइजल फरेज। तो नाइजल फरेज जो है ब्रिटेन के सबसे इंफ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस में से एक माने जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और वो लीडर है रिफॉर्म यूके पार्टी के। और रिफॉर्म यूके पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो फोकस कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन पर, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के अगेंस्ट जो है वो, जो खासतौर पर जो यूरोपियन लोग हैं, व्हाइट्स जो है यूरोप के, और अब व्हाइट्स अगर मैं ना कहूं तो यानी कि जो सिटीजन है या जो फॉर दैट मैटर सब्जेक्ट्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेशन पर सवाल उठा रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो इलीगल इमिग्रेशन को इतना ज्यादा अलाउ क्यों कर रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो ब्रिटेन में आ गए हैं बाहर से, जिनके पास प्रॉपर पेपर्स नहीं है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और वो क्राइम्स जो है वो कर रहे हैं कई तरह के। और ये एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनता जा रहा है। लंदन जो है वो उसको स्टैबिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। लंदन में लोग जो है वो चेन मेल्स पहनकर घूमते हैं, अंदर आर्मर्स पहन के घूमते हैं, कहीं उनको कोई चाकू ना मार दे। उसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी, यूरोस्केप्टिसिज्म और ये सब मैटर पर जो है वो रिफॉर्म यूके काम कर रहा है। और ओपिनियन पोल्स जो है ये बता रहे हैं कि रिसेंट मंथ में रिफॉर्म यूके की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है, जैसे जैसे इमिग्रेशन क्राइसिस और यूरोस्केप्टिसिज्म और ये जो नेशनल आइडेंटिटी वाला जो मतलब आइडिया है वो डेवलप हो रहा है, यानी कि ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स, राइट। लाइक नाजी जर्मनी में जर्मनी फॉर जर्मन्स बन गया था ना, उसी तरह ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स जो है वो बनता जा रहा है यूके में। और यही सिमिलर ट्रेंड हमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। इसको एक सेपरेटली, इमिग्रेशन क्राइसिस को एक सेपरेट सेशन में आपको समझाऊंगा आखिर है क्या। इफ यू वांट दैट सेशन मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपका क्या मानना है इमिग्रेशन क्राइसिस के बारे में, वो भी मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। सो रिफॉर्म यूके पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से लेबर और कंजर्वेटिव दोनों पार्टीज जो है वो प्रेशर में है कि इनका जो कई सैकड़ों सालों से, 150-200 सालों से जो चला आ रहा है, कुछ टर्म लेबर कुछ टर्म कंजर्वेटिव, कुछ टर्म लेबर कुछ टर्म कंजर्वेटिव, वो अब इनकी गद्दी जो है वो छिनने जा रही है। नया प्लेयर और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो आ गया है मैदान में। उसके अलावा एक और ग्रीन पार्टी है। ग्रीन पार्टी जो है वो लेबर पार्टी, अपने लिबरल वोटर्स का एक हिस्सा जो है वो ग्रीन पार्टी को खोता जा रहा है, क्योंकि लेबर पार्टी जो है वो फोकस नहीं कर पा रही क्लाइमेट पॉलिसीज पर। ग्रीन पार्टी का फोकस जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट पॉलिसीज और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स पर जो है उनका फोकस ज्यादा है। और ये भी लेबर पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल चैलेंज बन रहा है, और 29 में कहीं वो इलेक्शन नहीं हार जाते तो स्टामर को पहले ही हटा दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट पीटर मेंडलसन, नाउ पीटर मेंडलसन को जो है वो लेबर पार्टी
लेबर पार्टी की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स में यूके एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनका नाम आ गया जेफरी एप्स्टीन कंट्रोवर्सी में। उस कंट्रोवर्सी में उनका नाम जो है वो डिस्कस हो गया, जिससे उनको बैकफुट पर धकेल दिया गया है। अब ये जेफरी एप्स्टीन का मामला क्या है, अगेन दिस इज अ सेपरेट सेशन। नाउ अगर आप चाहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का पूरा मामला मैं आपको समझाऊं तो कमेंट में मुझे एक बार मेंशन जरूर कर दीजिएगा, इफ यू वांट अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। और आपका क्या अभी तक ओपिनियन है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, आपकी क्या समझ है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइए। नाउ इस कंट्रोवर्सी की वजह से, या कंट्रोवर्सी में इनके एसोसिएशन की वजह से, पीटर मेंडलसन के, इस वजह से ऑपोजिशन ने स्टार्मर को क्रिटिसाइज किया और ये भी एक कारण बना उनका कुर्सी छोड़ने का। राइट। नाउ ब्रिटेन जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फेस करता जा रहा है काफी टाइम से। अब ब्रिटेन की पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों देखने को मिल रही है, मेजर रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो गया है। इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट्स जो है वो लंदन, मैनचेस्टर, इस तरह के जो शहर है वहां पर रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। लोगों को सिंगल ऑक्यूपेंसी जो है वो नहीं आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। लोग ग्रुप्स में रहने को मजबूर हो गए। होमलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इलीगल माइग्रेशन का क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नेशनल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर फ्री है, टैक्सेस देने के बाद हेल्थ केयर फ्री है, उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा है, घर बहुत बहुत ज्यादा महंगे हो गए। राइट। और इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, गैंग वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं वहां पर, ड्रग इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो देखने में तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री लगती है, कहने को तो वो खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। राइट। अगर ब्रिटेन के मुकाबले आप सिंगापुर या दुबई जैसे मतलब देशों को या इन शहरों को अगर कंसीडर करेंगे तो आपको वो बहुत बहुत बेटर जो है वो फंक्शन करते हुए नजर आएंगे, एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न, एज फार एज मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग देयर इन जनरल इज कंसर्न। अब ऐसा क्यों है, दिस इज अगेन अ सेपरेट सेशन। नाउ इन सब फैक्टर्स ने सक्सेसिव गवर्नमेंट्स के लिए चैलेंजेस जो है वो क्रिएट किए। एक दिन की बात नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है क्राइसिस। ये बेसिकली जो लिबरलाइजेशन हुआ है उसके बाद का एक डेकेड जो है वो आराम से गुजरा। ये 2005-6 के बाद जो है वो धीरे धीरे दुनिया कूड़े का ढेर जो है वो बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, खासतौर पे वेस्ट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो लोग एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है, बट इट इज इन डिक्लाइन। राइट। और इसी वजह से ब्रिटेन ने ये जो पूरे चैलेंजेस है, इसी वजह से ब्रिटेन ने पिछले 10 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर को चेंज होते हुए देख लिया और 7वां जो है वो आने जा रहा है। अब सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। राइट। तो अब नेक्स्ट जो है वो क्या होगा? अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक केयर स्टार्मर जो है वो उनका रेजिग्नेशन फाइनल हो गया है। राइट। वो तब तक काम करेंगे जब तक नया जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो जाता, सिलेक्ट नहीं हो जाता। तो ब्रिटेन एक और मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशन के फेज में एंटर करेगा। इस तरह का मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशन जो है वो इकोनॉमिक चेंजेस भी लेकर आता है, जिसका ग्लोबल लेवल पर इंपैक्ट पड़ेगा। और हमें यह देखना है कि उसका इंडिया पर जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडिया यूके रिलेशनशिप्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जनरली इंडिया और यूके रिलेशनशिप्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। राइट। अब लेबर पार्टी पर जो है वो उन सारी नजरें सबकी टिकी हुई है कि नए लीडर जो है वो कौन होंगे, एंडी बनहैम बनेंगे या लेबर पार्टी अपनी पॉपुलैरिटी खो देगी, क्या वहां पर सरकार गिर जाएगी, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। राइट। और जो नया रिफॉर्म यूके जो पार्टी है, निगेल फारेज जो है वो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में क्या नया चैप्टर लिखने जा रहे हैं, क्योंकि एक एक वो ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स वाला जो नेशनलिज्म है इमिग्रेशन क्राइसिस के अगेंस्ट, वो बढ़ता जा रहा है ब्रिटेन में। नॉट जस्ट इन ब्रिटेन, वो यूरोप में भी वो वाला नेशनलिज्म जो 1930s में जर्मनी में देखने को मिला था, वो वाली भावना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्रीप कर रही है यूरोप में। राइट। सो क्लैरिटी जो है वो अभी हमें आगे आने वाले कुछ मंथ्स में ही जो है वो देखने को मिलेगी कि व्हाट हैपेंस इन यूरोप। सो अगर आप यूपीएससी, एचपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम पूरा का पूरा, लेबर पार्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड स्पेशली फॉर मेंस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल अपवर्ड स्टडी को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं। और कमेंट्स में जो है वो जो मैंने सवाल पूछे उनका जवाब जरूर दें, और आप ये बताएं कि आप ब्रिटेन की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसकी डेमोक्रेसी के लिए कितने हद तक चैलेंज है, टिक पाएगी वेस्टर्न सिविलाइजेशन या नहीं। और इंडिया में जो है वो आप क्या देख रहे हैं, क्या इंडिया को सीखने को मिल रहा है, इंडिया की डेमोक्रेसी को, ब्रिटेन में जो इवेंट्स चल रहे हैं उससे इंडिया की डेमोक्रेसी को क्या सीखने को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट सच जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।